द न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक अननोन एनर्जी सोर्स जो कि हाउस ऑफ एम के बाद से अर्थ के ऊपर घूम रही थी, अब वो फाइनली जो है अर्थ के ऊपर आ जाती है और वो एक आदमी का रूप ले लेती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया हिल और स्टार्क के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब मारिया हिल जो है उससे हाउस ऑफ एम के बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन टोनी स्टार्क उसको उसका जवाब नहीं देता है। और इतनी देर में मारिया हिल को और वो देखती है कि वो बहुत तेज़ी से कनाडा की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि कनाडा की एवेंजर्स यानी कि अल्फा टीम जो है वहाँ पे उससे मुकाबले के लिए पहुँचती है, लेकिन एक ही झटके के अंदर पूरी पूरी अल्फा टीम की छुट्टी हो जाती है। ये देख के मारिया हिल को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और मिस्टर प्रेसिडेंट से बातचीत के बाद वो फैसला करती है कि अब उसको मजबूरी में आके एवेंजर्स को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा और उनकी मदद लेनी पड़ेगी। अब आगे यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं डेट्रॉइट के इलाके में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर तरफ सन्नाटा सन्नाटा है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये कॉमिक का पार्ट जो है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होता ये है कि न्यू एवेंजर्स की टीम यहाँ पे आती है क्योंकि मेयर ने उनको बोला था कि ये शहर का जो है बहुत ही खतरनाक इलाका है, यहाँ पे हर वक्त क्राइम रेट बढ़ा ही रहता है। तो उन्होंने बोला कि जब तक तुम लोग फाड़ेगा एवेंजर्स तो क्यों ना तुम लोग वहाँ पे एक चक्कर लगा लो। तो बेसिकली हम यहाँ कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, लूक केज, वुल्वरीन और आयरन मैन को देखते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन ने अपना आयरन स्पाइडर सूट पहना हुआ है जो कि उसको अभी कुछ टाइम पहले ही आयरन मैन ने दिया था। और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे इतनी देर में वो लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं कि यहाँ कोई मसला वसला तो नहीं है। इतनी देर में प्रेस वाले आ जाते हैं और वो बेसिकली आपको जैसे पता है कि प्रेस वाले उल्टे सीधे सवाल कर रहे होते हैं कैप्टन वगैरह से, और वहाँ पे लूक केज को काफ़ी गुस्सा दिया जाता है, लेकिन वो उनको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन लूक केज उनको समझाता है कि हमारा काम जो है यहाँ पे लोगों के ऊपर नज़र रखना है, हम यहाँ किसी की बेइज्जती या किसी को तंग करने के लिए नहीं आए हैं। और हम देखते हैं कि लूक केज जो है उनको खूब मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है उन मीडिया वालों को। तो आयरन मैन बोलता है ये तो काफ़ी अच्छा है, इस मामले में हमें पहले पता था, हम इसी को आगे आगे करते। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ये बात इसको भी नहीं पता कि ये इतना अच्छा है। और इस तरह हम देखते हैं कि इतनी देर में लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि टोनी स्टार्क के पास कॉल आती है कि अवेंजर असेंबल। तो स्टार्क बोलता है कि फ़ौरन से सब जहाज़ के अंदर बैठो, हमें कहीं पे पहुंचना है। और इस तरह हम रास्ते में देखते हैं कि टोनी स्टार्क सबसे बोलता है कि तुम्हें वो याद है शील्ड की खड़ूसी डायरेक्टर जिसका नाम मारिया हिल था, उसने देखो अभी मुझसे क्या कहा है। मारिया ज़रा बताना तुमने मुझसे अभी क्या कहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमसे मदद मांग रही हो। तो कैप्टन पूछते हैं कि क्या हुआ मारिया हिल, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई हमारी। तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो है कोल्ड वाइड है, एक अननोन एनर्जी जो है यूनाइटेड स्टेट की तरफ आ रही है और तकरीबन वो थोड़ी देर पहले ही कैनेडियन बॉर्डर से निकली है। और ये जो है एक मेल ह्यूमनाइड चीज़ है जिसकी पावर लेवल्स जो हैं बिल्कुल अनडिटरमाइंड हैं। हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि किस किस्म की पावर इस्तेमाल कर रहा है और ये क्या क्या कर सकता है। हमें बस इतना पता है कि इसकी पावर्स इतनी है कि इसके छूते ही जो है पूरा का पूरा एक स्मॉल टाउन जो है अलास्का का वो तबाह हो गया और वो बर्बाद हो गया। तो वहीं पर स्पाइडरमैन वगैरह पूछते हैं कि क्या मतलब वो यहाँ पे लैंड किया है किसी तरह से। तो मारियल बोलती है कि हमें इस बारे में नहीं पता, बस हमें बस इस वक्त ये पता है कि वो कनाडा छोड़ के इस वक्त अमेरिका की तरफ आ रहा है और अब तक उसके रास्ते में जो चीज़ भी आई है उसने उसको तबाह कर दिया है, उसको रोकना नामुमकिन हो गया है। उसने हमारे बहुत सारे शील्ड के एजेंट्स, यहाँ तक कि मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और इसलिए मैं तुम्हें एक कैनेडियन फुटेज दिखाती हूँ जिसको बहुत ज़्यादा देखना मना है, वो क्लासिफाइड फुटेज है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि लोगन और स्पाइडर वुमन के एकदम होश उड़ जाते हैं और लोगन पूछता है कि वाकई में क्या ये अल्फा फ्लाइट है, क्योंकि हम देखते हैं उस फुटेज के अंदर कि किस तरह से उस पावरफुल आदमी ने जो है अल्फा फ्लाइट के छक्के छोड़ा दिए, वो भी एक ही वक्त में। तो मारियल बोलती है कि हाँ, ये अल्फा फ्लाइट हुआ करती थी। तो एक मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि यहाँ पे आप पूछ रहे होंगे कि लोगन क्या कर रहा है, क्योंकि अगर वुल्वरीन यहाँ पे है तो वो एक्स-मेन डेडली जेनेसिस के इवेंट में कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कॉमिक्स बुक्स में कभी भी टाइमलाइन हमें बिल्कुल फिक्स नहीं बताई जाती है कि बिल्कुल ये आज हुआ है, ये कल हुआ है। बस हमें एक टाइम दे दिया जाता है कि ये सब चीज़ें इसमें हुई हैं। तो मतलब ये इवेंट हो सकता है कि उस वाले इवेंट के बाद के हों या उससे पहले के हों या उसके साथ साथ हो रहे हों। तो इसलिए आप कंफ्यूज होंगे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ यहाँ पे और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है जानने की, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि ये इवेंट तकरीबन एक साथ ही हुए हैं या फिर कुछ दिनों के वक्फे से हुए हैं। और मारियल बताती है कि इस वक्त जो है फैंटास्टिक फोर हमारी डायमेंशन के अंदर नहीं है और हम उनकी मदद नहीं ले सकते हैं। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि कमांडर आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मुझे इस वक्त एक बटालियन की ज़रूरत है, एक बैकअप की ज़रूरत है और शील्ड सिविलियन इवैक क्रू की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को वहाँ से जल्द निकलवा सकें। तो मारियल बोलती है कि कैप्टन अमेरिका, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको साफ साफ बोल दूँ कि मैंने और प्रेसिडेंट ने बहुत बहस करी है इसके ऊपर और हमने ये फैसला करा है कि हम किसी ऐसे आदमी को वहाँ पर नहीं भेजेंगे जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। मतलब ऐसे आदमी को भेजना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आदमी क्या क्या कर सकता है और बिला वजह हम अपने मासूम लोगों की जान नहीं गंवा सकते। तो आप लोगों के पास पावर्स हैं तो कम से कम आप उसके आगे कुछ देर टिक तो पाएंगे ना। और अगर आप बात कर रहे हैं लोगों को निकलवाने की, तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं हम उसको इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। तो स्पाइडरमैन वुमन पूछती है कि क्यों, क्या मतलब देर हो गई। तो मारियल बताती है कि वो बहुत तेज़ी से आ रहा है और वो तकरीबन यहाँ पे पहुँच ही चुका है।
और हम देखते हैं कि वो अमेरिका के बॉर्डर क्रॉस करके समंदर में से इस शहर की तरफ आ रहा होता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है, वो अपनी चारों तरफ से ग्लो कर रहा है, उसकी एनर्जी उससे कंट्रोल नहीं हो रही ऐसा लग रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि आयरन मैन मैसेज भेजता है कि कैरल, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, दिस इज़ आयरन मैन, वी नीड यू। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस मार्वल जो है वो फ़ौरन से टोनी का मैसेज सुन के उनकी तरफ आने के लिए निकल जाती हैं। और लोगन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक्समैन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि एक्समैन मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे। स्पाइडरमैन बोलता है क्या मतलब जवाब नहीं दे रहे यार, अगर ये कोई इमरजेंसी हो तो क्या तब भी वो फ़ोन नहीं उठाते इस तरह। तो लोगन बोलता है कि बब, जब से हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ है हमने काफ़ी हद तक लोगों के फ़ोन उठाना छोड़ दिए हैं। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि डायरेक्टर, मुझे जो है री-इन्फोर्समेंट चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पावर लोग चाहिए। तो मारी हिल बोलती है कि कैप्टन आपको जो कुछ भी चाहिए आपको सब मिलेगा, सिर्फ आप नाम लें। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे शील्ड की एजेंट डेजी जॉनसन चाहिए। तो मारी हिल फ़ौरन मना कर देती है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये सिविलियंस का सवाल है, मेरा नहीं। तो मारी हिल बोलती है कि चलो ठीक है, मैं आखिरकार तुम्हें उसको दे ही देती हूँ। अगर आपको याद नहीं है कि डेजी जॉनसन कौन थी तो मैं आपको बता दूं कि सीक्रेट वॉर का जो इवेंट था जिसमें निक फ्यूरी ने एक सीक्रेट टीम बनाई थी, और आखिर में हम देखते हैं कि एक एजेंट आती है जो कि तकरीबन सिर्फ 16 साल की होती है, लेकिन उसके पास लेवल 10 का क्लियरेंस होता है, जो कि शील्ड के बड़े से बड़े एजेंट के पास भी नहीं है। और उसका नाम होता है डेजी जॉनसन, जो कि क्वैक के नाम से भी जानी जाती है। और उसी ने जो है निक फ्यूरी का साथ दिया था आखिर तक। और उसके हमने एंड में देखा था स्टोरी में कि वो क्वैक को जो है मारी हिल पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ उनसे मिलता नहीं है तो वो उसको छोड़ देती है। तो मारी हिल का यहाँ पे भी एरोगेंस बीच में आ गया, क्योंकि मारी हिल ने उससे भी काफ़ी ज़्यादा बहस करी थी और वो नाकामयाब हो गई थी। और अब कैप्टन उसी एजेंट को मंगवा रहे हैं अपनी मदद के लिए, तो इसलिए मारी हिल ने पहले मना कर दिया था। और यहीं पर हम देखते हैं स्पाइडर वुमन भी पूछती है कि ये डेजी जॉनसन कौन है। तो कैप्टन अमेरिका भी उसको वही पूरी कहानी बताते हैं कि वो निक फ्यूरी की सबसे ज़्यादा ईमानदार और मानवीय एजेंट है। निक फ्यूरी ने जब किसी पे भरोसा नहीं किया तो उस पर भरोसा किया था, और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन है क्योंकि उसको निक फ्यूरी ने खुद अपने हाथों से ट्रेन किया है, तो मैं इस वक्त उसी पे भरोसा कर सकता हूँ। तो लोगन पूछता है कि मेरा जहाँ तक दिमाग जा रहा है क्या ये वही बच्ची तो नहीं जो सीक्रेट वॉर में थी। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि हाँ लोगन, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तो लोगन बोलता है कि एक बार उसको मेरे सामने तो आने दो, मैं उसकी नाक काट के उसके हाथ में दे दूँगा, उसने जो हमारे साथ किया था निक फ्यूरी के साथ मिल के। लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलता है कि लोगन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है मुझे एक और आदमी की ज़रूरत है, और वो फ़ोन मिलाते हैं लिंडी को और पूछते हैं कि लिंडी, मैं कैप्टन अमेरिका बात कर रहा हूँ, और ये बताओ कि बॉब आज कैसा है। तो अब आपको याद आ गया होगा लिंडी और बॉब हैं कौन। तो लिंडी उसकी वाइफ है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हीरो माना जाता है, सेंट्री। तो अब आप मुझसे पूछेंगे सेंट्री की टाइमलाइन यहाँ पे क्या चल रही है। तो मैंने आप लोग के साथ सेंट्री का जो वॉल्यूम 2 शेयर किया था, ये समझ लें उसी वॉल्यूम के साथ साथ ये कहानी चल रही है। मतलब सेंट्री का जो है अभी इलाज चल रहा है, उसके साइकेट्रिस्ट आ रहे हैं। तो कैप्टन अमेरिका पूछते हैं यही कि आज बताओ उसकी तबीयत कैसी है। तो लिंडी बोलती है कि कैप्टन आप तो जानते ही हैं, एक दिन अच्छा और एक दिन बुरा, और आज मुझे नहीं लगता उसका दिन इतना अच्छा है, क्योंकि हम देखते हैं सेंट्री यानी ये बॉब जो है अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि लिंडी आज हमें उसकी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम उसके बगैर शायद ये मिशन नहीं कर पाएँ, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकती हो। तो लिंडी बोलती है कि बॉब देखो कैप्टन अमेरिका फ़ोन पे हैं, बॉब क्या तुम बात करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि बॉब जो है अपने बिस्तर में घुसा हुआ होता है और वो किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता। तो वहीं पर हम देखते हैं प्लेन के अंदर स्पाइडरमैन बोलता है कि ओ बॉय, मेरे सामने मैंने देखा अभी कि अल्फा फ्लाइट की उसने धज्जियाँ उड़ा दी, जो कि कनाडा की एक मानी हुई टीम थी। और मुझे अब लगता है कि मेरा ये नया शाइनी सूट जिसको नाम आयरन स्पाइडर दिया है, अब उसकी भी लगता है बैंड बजने वाली है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको डील कर पाऊँगा। तो आयरन बोलता है कि हाँ तुम्हें इसको डील करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि तुम उस लड़ाई में नहीं जा रहे। तो स्पाइडरमैन फ़ौरन उठता बोलता है कि नहीं मिस्टर स्टार्क, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप मुझे लड़ाई से बाहर निकाल दें, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, आप फिक्र नहीं करिए, मैं सब करके दिखाऊंगा आपको। तो आयरन बोलता है कि नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जो है एक दूसरी टीम को लीड करोगे। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि कौन सी दूसरी टीम। बोलता है कि तुम जो हो एक दूसरी टीम के साथ शील्ड हेली कैरियर में जाओगे, जहाँ पे तुम अपना वो दिमाग इस्तेमाल करोगे जो कि काफ़ी टाइम से तुमने इस्तेमाल नहीं करा, मतलब साइंस ब्रेन, जिसको तुम बहुत कम इस्तेमाल करते हो। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना वही दिमाग इस्तेमाल करो शील्ड के हेडक्वार्टर्स में बैठ के, और पता लगाने की कोशिश करो कि ये चीज़ क्या है और हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं, जब तक दूसरी टीम यानी कि मेरी टीम जो है वो इसको यहाँ पर रोके रखेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज़ हों। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका अभी भी बॉब से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि बॉब ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हें यहाँ पे आना होगा, इस वक्त हमें तुम्हारी ज़रूरत है, द एवेंजर्स को जो है तुम्हारी ज़रूरत है, हज़ारों लोगों की जान दांव पे लगी हुई है, तुम्हें यहाँ पे उठ के फ़ौरन आना होगा, हमें सेंट्री की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं बॉब उठता है अपने बिस्तर में से बोलता है कि वॉइड ने मुझे बोला था कि मैं दोबारा सेंट्री ना बनूँ। कैप्टन लेकिन चिल्लाते हैं कि बॉब हमें तुम्हारी ज़रूरत है और फ़ौरन उठो। और हम देखते हैं आयरन मैन वहाँ पहुँचता है उस सिचुएशन की तरफ और बोलता है कि दिस इज़ आयरन मैन, और मैं आप लोगों को सबको ये लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा रहा हूँ जो कि क्लीवलैंड से है, और इस वक्त मेरी नज़र जो है सस्पेक्ट के ऊपर है, लेकिन मेरे स्कैन्स के मुताबिक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ और ये क्या चीज़ है। तो मारी हिल वहीं पे बोलती है आयरन मैन से कि
आयरन मैन हमारे भी किसी डेटाबेस के अंदर इसका कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है, हमें भी नहीं पता ये क्या चीज़ है और ये एकदम अचानक कहाँ से आ गई। तो स्टार्क बोलता है कि मारी हिल आप अपनी बात तो रहने दीजिए, क्योंकि मैं टोनी स्टार्क हूँ और मेरा जो डेटाबेस है वो आपसे काफ़ी हद तक बड़ा है, क्योंकि मैंने तकरीबन अपना और रीड रिचर्ड दोनों का डेटाबेस एक साथ मिला लिया है, जिसमें स्क्रल, क्री, ब्रूट, शियार, नेगेटिव जोन और यहाँ तक कि जितने भी पॉसिबल हमने एलियन रेसेस से आज तक इनकाउंटर किया है उन सबके डेटाबेस हमारे पास हैं। लेकिन मैं तब भी ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये रीडिंग किसकी है और इतनी ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है। अब मैं जा रहा हूँ और उससे बात करने की कोशिश करूँगा ताकि ये सब पीसफुली ख़त्म हो सके। ओवर एंड आउट। तो मारी हिल बोलती है कि मुझे नहीं लगता स्टार्क कि तुम इस तरह करना चाहिए, क्योंकि अल्फा फ्लाइट का भी वही मिशन था जो तुम जिस मिशन पे अब जा रहे हो। तो आयरन मैन बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। आर्मर, फुल शील्ड्स अप। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन उस एनर्जी के पास पहुँचता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग, ये लोग मुझे जो है आयरन मैन बुलाते हैं, मैं वन ऑफ द अर्थ्स अवेंजर हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि तुम जिस दुनिया से आए हो वहाँ पे भी हमारा नाम तो तुमने सुना ही होगा ना। हैं, बताओ क्या तुमने हमारा नाम सुना है वहाँ पे भी? लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज़ जो है कुछ भी कह नहीं होती, वो बिल्कुल सीरियस खड़ी रहती है। तो वहाँ से जो मारी हिल वगैरह देख रहे होते हैं उसके एजेंट्स बोलते हैं कि ये रुक गया, और मारी हिल बोलती है कि आयरन मैन अब तक ये पहली बार हुआ है जब से लैंड करने के बाद ये कभी रुका हो, इससे पहले अभी तक ये रुका नहीं है, ये सिर्फ चलता रहा है, ज़रा ध्यान से। तो आयरन मैन बोल रहा है क्या तुम बोल सकते हो या फिर तुम किसी भी ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हो ताकि मुझे पता लगे कि तुम किस भाषा में बोल रहे हो और मैं उसको ट्रांसलेट करके तुमसे बात कर सकूँ। लेकिन हम तब भी देखते हैं कि वो चीज़ जो है बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है और वो कुछ नहीं बोल रही होती। और आयरन मैन वहीं पे जो है खड़ा होकर सामने उसका सारा स्कैन ले रहा होता है और बोलता है इसकी रीडिंग्स जो है बहुत ज़्यादा इंसेन है, इतनी ज़्यादा एनर्जी मैंने आज तक कभी नहीं देखी एक चीज़ के अंदर। और मारी हिल वहीं पे बोल रही होती है कि तुम जो भी एनालिसिस कर रहे हो वो साथ साथ हमें भी भेजते जाओ। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि ज़रा रुक जाओ, पहले मुझे तो पता लगाने दो, तुम्हें फ़ौरन अपनी पड़ जाती है। तो आयरन मैन पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। और हम देखते हैं कि वो जो चीज़ है वो आहिस्ते आहिस्ते कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे करके। वहीं पे स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका भी सब देख रहे होते हैं और स्पाइडरमैन बोलता है कि अब मैं ही हूँ या फिर ये किसी और को भी ह्यूमन की तरह लग रहा है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता लगाना है ये कौन है। और हम देखते हैं कि वो कुछ अजीब अजीब से टूटे फूटे अल्फाज बोल रहा होता है, जिसको मारी हिल के एजेंट्स पता लगाते हैं और बोलते हैं कि ये माइकल बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आयरन मैन पूछता है क्या तुम माइकल बोलना चाह रहे हो? तो वो कहता है हाँ। तो आयरन मैन बोलता है कि क्या मतलब, तुम्हारा नाम माइकल है? तो आयरन मैन बोलता है कि तुम मेरे ख्याल में माइकल कॉर्वेक तो नहीं हो? तो वो खाली बोल रहा होता है कि हाँ हाँ माइकल, मैं माइकल हूँ। तो आयरन मैन बोलता है अच्छा माइकल, ये बताओ क्या तुम एक ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई एलियन हो? और आयरन मैन पूछता है इसको बहुत आराम से कि माइकल ये बताओ कि तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, उनको हर्ट क्यों कर रहे हो और तुम आखिरकार जाना कहाँ चाह रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि वो जो है आयरन मैन से बात करने की कोशिश कर ही रहा होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल वहाँ पर आ जाती हैं और उसको एक ज़ोरदार पंच के साथ उड़ाते हुए स्पेस की तरफ ले जाती हैं। इसको देख के आयरन मैन बोलता है कि कैरल तुमने ये क्या कर दिया, मैं उससे बात कर रहा था। क्योंकि कैरल को नहीं पता था कि वो आयरन मैन से बात कर रहा है, वो कैरल समझ रही थी कि वो आयरन मैन के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो माइकल जो होता है कैरल के ऊपर एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि कैरल डानवर उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही होती है और बोलती है कि तुम एक बहुत बड़े जाहिल इंसान हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं जो हूँ हर किस्म की एनर्जी को जो हूँ एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो। और हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे आयरन मैन तो काफ़ी दूर जाके उड़ता है, साथ साथ क्वीन जेट भी। और हम देखते हैं कि क्वीन जेट और आयरन मैन दोनों इधर से उधर उड़ के चले जाते हैं बहुत दूर तक। और वहाँ पे वो जो धमाका होता है वो काफ़ी देखने लायक होता है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि उस धमाके में से जो आंखें कैरल डानवर्स नीचे ज़मीन पे गिरती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब कैरल डानवर्स उठती हैं उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उनका नज़ारा बिल्कुल अलग ही होता है। ऐसा लगता है कि उनके चारों तरफ किसी ने आग लगा दी हो। उनकी पावर्स ऐसा लगता है कि बाइनरी की पावर्स आ गई हैं, मतलब ये इतनी ज़्यादा पावर्स थी कि मिस मार्वल से भी संभाली नहीं जा रही थी। टू बी कंटिन्यूड।